सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 64% से ज्यादा मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 82, हरियाणा में 70 और दिल्ली में 60% से ज्यादा वोटिंग। मध्य प्रदेश और झारखंड में 65% बिहार में 59 और उत्तर प्रदेश में 55% लोगों ने डाले वोट। 483 सीटों का मतदान पूरा। छठे चरण में भी पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा। बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष और सुभाष सरकार पर हमला। पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। टीएमसी पर हिंसा फैलाने का आरोप। बीजेपी और सीपीएम की जंगल महल इलाके के कई बूथों पर फिर से मतदान की मांग। टीएमसी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। चुनाव आयोग ने बांकुरा के डीएम को हटाया। सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार में जुटे दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मध्य प्रदेश के रतलाम और हिमाचल प्रदेश के सोलन में रैलियां। पंजाब के बठिंडा में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल में 3 रैलियां। राहुल गांधी पंजाब और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और गाजीपुर में एसपी, बीएसपी, आरएलडी की साझा रैली। हिंद प्रशांत क्षेत्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए भारत जैसे समान विचार वाले देशों को एकजुट कर रहा है अमेरिका। चीन के साथ जारी ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान। कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को नहीं करना होगा किसी भी दबाव का सामना। शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 64% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 7 राज्यों में 59 लोकसभा सीटों पर मतदान का काम कल पूरा हो गया। अब तक 6 चरणों में 483 लोकसभा सीटों का मतदान पूरा हो चुका है। इस दौर में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें, हरियाणा की सभी 10 और पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश के 8-8, दिल्ली की सभी 7 और झारखंड की 4 सीटों के लिए वोट डाले गए। हालांकि पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा की घटनाओं की खबर है। छठे दौर में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 54.75% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी और जगदंबिका पाल, हरीश द्विवेदी, कांग्रेस के नेता संजय सिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 70.16% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कई दिग्गज और राजनीति में उतरे नए युवा चेहरों समेत 223 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी इस दौर में वोटिंग पूरी हो गई। दिल्ली में करीब 60.50% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 2014 लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस बार दिल्ली की 7 सीटों पर कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर 81.94% मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल में रविवार को छठे चरण के मतदान के दौरान जहां बम पर वोट पड़े, वहीं हिंसा की भी खबरें हैं। मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर 65.26% मतदान दर्ज किया गया। राज्य की 8 सीटों पर अंतिम चरण में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर धनबाद, जमशेदपुर, सिंहभूम और गिरिडीह में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 64.50% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 59.29% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और आरजेडी की अगुवाई वाले गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है।
Sixth phase of polling across the country drew to a close now, and with the conclusion of this phase, we are now inching closer towards the finishing line. That is the seventh phase. The sixth phase today was spread across 59 parliamentary constituencies in 7 states. The states in the fray today were Bihar, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, West Bengal, and National Capital Territory of Delhi. First and foremost, on behalf of the Election Commission, I again applaud the millions of voters who braved the hot weather, except in Delhi, which was a little cooler today. They also braved the long queues and numerous difficulties to cast their votes. Our special thanks again to women, persons with disabilities, and senior citizens who, despite their difficulties and adverse circumstances, they came and voted in large number. पश्चिम बंगाल में रविवार को छठे चरण के मतदान के दौरान जहां बम्पर वोट पड़े, वहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें भी हुई। रविवार को मतदान शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही पश्चिम मेदिनीपुर जिले की दोनों संसदीय सीटों घाटाल और मेदिनीपुर के बीजेपी उम्मीदवारों के साथ मारपीट हुई और उनके काफिले पर पथराव किया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमलों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग में मतदान के दौरान हुई हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी और सीपीएम ने जंगमहल इलाके के कई बूथों पर फिर से मतदान की मांग भी की है। 100% सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हो रहा है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट नहीं कर रही है, इलेक्शन कमीशन को सहयोग नहीं कर रही है, और जिसका नतीजा है कि जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगहों पर बूथों पर नहीं किया जा पा रहा है। उसकी भी हमने मांग की है कि जो भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उनका 100% बूथ पर डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने सफिशिएंट सेंट्रल फोर्सेस यहां भेजी हुई हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया है कि घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पूरे घटना की जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हिंसा को देखते हुए 7वें चरण के चुनाव के लिए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। इस बीच टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों से इनकार किया है। वहीं चुनाव आयोग ने बांकुरा के जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर को पद से हटाकर उनके स्थान पर 2008 बैच के आईएएस अधिकारी मुक्ता आर्य को नियुक्त किया है। कि उनके पैरों तले धरती हिल गई है और इसलिए वो जानबूझकर ये हिंसा कर रहे हैं। उनके गुंडे एक दिन पहले जाकर बम फोड़ते हैं, फायरिंग करते हैं ताकि दहशत हो, और सीसीटीवी सभी केंद्रों पर न होने से वहाँ पूरा रिगिंग करते हैं। और इसलिए हमने आज मांग की कि अभी अंतिम चरण में आज की घटनाओं की तो पहले जांच करें, जो दोषी है उनको पकड़े, और उसके साथ साथ हमने ये मांग की है कि 7वें अंतिम चरण के चुनाव के लिए जो अवांछित व्यक्ति है, जो हिस्ट्री शीटर्स है, उनको राउंड अप किया जाए और उसके साथ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाए, जिसका फीड चुनाव आयोग को मिले, तभी ये प्रकार जो तरीके चल रहे हैं वो रोके जा सकते हैं। और इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अनु दीवान कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हैं, जबकि हमारे साथ रविंद्र शोरान हमारे संवाददाता भटिंडा पंजाब से भी जुड़े हुए हैं। पहले अनु, आपका रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष और सुभाष सरकार पर हमला हुआ है। चुनाव आयोग से पार्टी ने शिकायत भी की है। वहीं सीपीएम और बीजेपी कह रही है कि जंगमहल इलाके के कई ऐसे बूथ हैं जहां फिर से मतदान कराया जाए। टीएमसी लगातार इन आरोपों से इनकार कर रही है, जो हिंसा है उनके आरोपों से इनकार कर रही है। हम देख रहे हैं कि हर चरण में पश्चिम बंगाल में पहले से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किया जाता है, सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा बंदोबस्त किए जाते हैं, लेकिन हर चरण में हिंसा की खबरें आती हैं। बिल्कुल प्रीति, जैसे हम पहले चरण से देखते आए हैं, बंगाल में जैसे जैसे चरण बढ़ते गए हैं, चुनाव होते गए हैं, लेकिन हिंसा की खबरें भी हैं वो बढ़ती चली गई हैं।
अगर हम इसी छठे चरण की बात करें तो 70,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन डिप्लॉय किए गए थे। पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, यहाँ की लोकल पुलिस थी, चुनाव आयोग की तरफ से पुख्ता इंतजाम थे, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले हमेशा सामने आते गए हैं। ये कल जो घटना हुई उसमें भी ये बताया जा रहा है कि भारती घोष के ऊपर हमला किया गया था, जो कि बीजेपी की उम्मीदवार थी। हालांकि उनका आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर हमला किया। इस तरह की खबरें हर चुनाव में, हर चरण में हम देखते आए हैं। इन लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है, सीपीएम और बीजेपी ने मिलकर। उसके बाद जो है उमा शंकर जो कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको हटाकर अब यहाँ पे मुक्ता आर्या को 2008 के आईएएस ऑफिसर है, उनको डीएम यहाँ पे अपॉइंट किया गया है और आगे की कार्रवाई करने को कहा गया है। और प्रीति ये भी है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से भी यहाँ पे कोई ना कोई आज डिप्टी सीईसी के आने की खबर है, क्योंकि जो भी बंगाल में हो रहा है उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करने की भी बात की जा रही है। अब आखिरी चरण है, आखिरी चरण में 9 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इनके ऊपर भी क्या सुरक्षा इंतजाम होते हैं, क्या इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह के जो मामले हैं हिंसा के, झड़प के, ये कम होते हैं या इसी तरह रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह का ना हो, लेकिन बंगाल का माहौल जो है वो हम देख रहे हैं कि चुनावों के समय जो है वो बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अगर वोटिंग की बात करें तो कल बंगाल में काफी अच्छी मात्रा में वोटिंग हुई है, 81% वोटिंग हुई है। हालांकि उसके बाद कई तरह से मांग भी हुई है कि कई बूथों पर दोबारा से रीपोलिंग की जाए। अभी चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि वो रीपोलिंग होती है या नहीं होती। वो अपनी रिपोर्ट और अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही ये सब तय करेगा। बिल्कुल, यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान एक तरह से सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। एक उजला है लेकिन दूसरा एक तरह से उजला नहीं है। एक तरफ हिंसा की खबरें हैं तो दूसरी तरफ चुनाव में लोग भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बाकी राज्यों से ज़्यादा पश्चिम बंगाल वोट करता है, लेकिन हिंसा की खबरें ज़रूर अच्छी नहीं है वहाँ से आना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव का जो प्रचार चल रहा है अंतिम चरण का, वो कैसा चल रहा है। काफ़ी तेज़ हो गया अंतिम चरण और 7वें चरण के लिए प्रचार। राजनीतिक दलों के बड़े नेता जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री पंजाब के बठिंडा में भी जनसभा करेंगे। 7वें चरण में मध्य प्रदेश की 8, हिमाचल प्रदेश की 4 और पंजाब की 13 सीटों पर 19 मई को मतदान होगा। इसके अलावा राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। फतेहगढ़ साहिब में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी होशियारपुर में भी रैली करेंगे। और रवीन सिंह शोरान हमारे संवाददाता हमारे साथ भटिंडा से, पंजाब से जुड़े हुए हैं। नवीन, भटिंडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते नजर आएंगे। इसके अलावा राहुल गांधी भी आज पंजाब में चुनाव प्रचार करते देखे जाएंगे। अब अंतिम चरण के लिए पंजाब में वोटिंग होनी है, किस तरह से सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं पंजाब में? जी प्रीति, देखिए जिस तरीके से अंतिम चरण में 6 चरण का मतदान होने के बाद ये चुनाव पहुंच गया है 7वें चरण में, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इन बची हुई लोकसभा की सीटों पर झोंक दी है। प्रधानमंत्री लगातार पहले दिन से बीजेपी के पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी यहाँ पंजाब में ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, छोटे पार्टनर के तौर पर बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो एनर्जी है, जो ताकत है, वो कहीं कम नहीं है। वो लगातार अपने सहयोगी दलों के लिए भी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और भटिंडा, जो कि बादल परिवार का गढ़ माना जाता है, शिरोमणि अकाली दल के शीर्षस्थ नेतृत्व प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल, जो कि शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं, और उनकी बीवी हरसिमरत कौर बादल, वो अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनाव जो है लड़ रही हैं। और पंजाब में पिछले करीब 3 बरस से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी हालांकि कहती है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है, लेकिन जमीन पर जो हालात हैं वो दूसरे हैं। ड्रग्स का एक बड़ा भारी मुद्दा यहाँ पर था, खासतौर पर जब पंजाब में यहाँ पर सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने यही कहा था कि ड्रग्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा यहाँ से, लेकिन आज भी पंजाब का युवा ड्रग्स जैसी समस्या से जूझ रहा है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से यहाँ पर
ड्रग्स का जो पेडलिंग है वो पाकिस्तान या दूसरे जगह से भी होती यहाँ पर रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार का संकट जो है वो भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को बेरोजगार देखा गया है। कई तरह की समस्याएं लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है प्रधानमंत्री आज बात कर सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी भी रैली करने वाले हैं और पंजाब में जिस तरीके से सरकार है 3 वर्ष से, उससे कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सारा दारोमदार रहेगा यहाँ पर कि वो कितनी सीटें यहाँ पर बचा पाते हैं। और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़े रहे हैं और अंतिम चरण में पंजाब में भी वोटिंग होनी है, तो काफी हलचलें इसे लेकर, प्रचार को लेकर हमें होती दिखाई देंगी आज भी। वहीं सभी दलों के दिग्गज अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में जुटे ही हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के जयनगर, जादवनगर और बरसात लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। 19 मई को 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के समर्थन में रोड शो करती नजर आएंगी। एसपी, बीएसपी और आरएलडी की आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और गाजीपुर में साझा रैली होगी। एक बार फिर से हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अनु दीवान पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु, आज देखें तो अब अंतिम चरण के लिए पश्चिम बंगाल तैयार हो रहा है और प्रचार को लेकर तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज जयनगर, जादवनगर, बरसात यानी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले पश्चिम बंगाल में भी। और कौन से बड़े नाम हैं जो आज प्रचार करते नजर आ सकते हैं पश्चिम बंगाल में? तो सभी दलों के दिग्गज अंतिम चरण में चुनाव प्रचार में अब जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के जयनगर, जादवनगर और बरसात लोकसभा क्षेत्रों में वो जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान हो रहा है, इसलिए अब जो अंतिम चरण है 19 मई को भी पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। आइए इन 9 सीटों को लेकर किस तरह की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं अब जानने के लिए रुक करेंगे। संवाददाता अनु दीवान हमारे साथ जुड़ी है। अनु, अब 9 सीटों पर वोटिंग बाकी रह गई है और जाहिर तौर पर इन 9 सीटों पर भी तमाम जो बड़े दल के बड़े नेता हैं वो अपना जोर लगा रहे होंगे मतदाताओं को लुभाने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 रैलियां करते नजर आएंगे और क्या सरगर्मियां रह रही हैं प्रचार को लेकर यहाँ? बिल्कुल प्रीति, अब आखिरी की 9 सीटें, 9 लोकसभा सीटें रह गई हैं और यह आखिरी चरण है जिसमें 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। अगर आज की बात करें तो आज अमित शाह यहाँ पे बंगाल में 3 बड़ी रैलियां 3 लोकसभाओं में संबोधित करेंगे, जयनगर, बरसात और जादवपुर। तो यानी कि अब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी पूरी कोशिश में लगी है कि जो पिछली बार का इनका चुनावी आंकड़ा रहा था उसको पार करके, उसको डबल करके अपनी सीटें भी बढ़ाए। तो देखा गया पूरे चुनावों में बीजेपी किस तरह से बंगाल के ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखी है, अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। ये इन 9 सीटों में कई ऐसी खास सीटें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अपने उम्मीदवार यहाँ पे उतारे हैं। बात करें तो इस बार इन 9 लोकसभा सीटों में जो बड़े नाम सामने हैं वो है राहुल सिन्हा, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कोलकाता दक्षिण से, और साथ में अगर हम बात करें डायमंड हार्बर, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे लड़ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी। तो ये इस तरह की सीटें भी हैं यहाँ पे। बीजेपी, हमने देखा है कि बीजेपी अपनी पूरा गढ़ बना के बैठी हुई है कि किसी तरह इन सीटों के ऊपर जो है अपना बीजेपी अपना जीत का आंकड़ा लेकर बढ़ाए, क्योंकि पिछली बार जो थी बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगाई हुई है कि वो 2 का आंकड़ा जो है वो पार करके अपना वोट परसेंटेज बढ़ाए। इसलिए हमने देखा है कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी लगातार बंगाल में रैलीज करते आए हैं और लोगों को अपने वादों के साथ अपने लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फैसला जनता करेगी कि आखिर जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि हिंसा की भी कितनी सारी घटनाएं होती रही हैं चुनावों के टाइम पे, क्या लोग बदलाव चाहते हैं या किसी दूसरी पार्टी को मौका देते हैं कि नहीं, क्योंकि बंगाल की कई सीटों पर 4 ये मुद्दे भी क्या लोगों के 4 जहन में हैं, बिल्कुल ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनु इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। तो पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 7 चरण में चुनाव हो रहा है और 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने देवरिया और कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि एक मजबूत सरकार ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका सपना सशक्त भारत है और विपक्षी दलों का गठबंधन विकास विरोधी है।
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को इन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचा है। कुशीनगर में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन मायावती इस पूरे मामले पर चुप बैठी हैं, जबकि उनके समर्थन से राजस्थान की सरकार चल रही है। आज यूपी की बेटियां बहन जी से पूछ रही है और बहन जी आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है। आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके घड़ियाली आंसू बहा रही हो। अगर आप और बहन जी आपके साथ गेस्ट हाउस में हुआ था, पूरे देश की बहनों को पीड़ा हुई थी। क्या कारण है बहन जी आपको पीड़ा नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खंडवा में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से उद्योग के नाम पर तबादला उद्योग तेजी से चल पड़ा है। यहां एक ही पार्टी के 2.5 सीएम है, 2.5। प्रशासन को पता ही नहीं चलता कि किसका आदेश मानना है। गुंडों, हत्यारों और डकैतों को खुला लाइसेंस दिया गया है। अपने अपने गुटों के हित में यहां प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उद्योगों के नाम पर एक ही उद्योग चल पड़ा है, तबादला उद्योग, ट्रांसफर उद्योग। जब एक ही दल की खिचड़ी में ये हाल हो सकता है, तब दिल्ली में 2 दर्जन लोगों की खिचड़ी का ये क्या गुल खिलाएंगे, देश का क्या हाल करेंगे, ये मध्य प्रदेश वाले आसानी से समझ सकते हैं। चुनाव आयोग ने नीति आयोग द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को उन जिलों का डेटा उपलब्ध कराने में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं होनी थी। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री को उस नियम से छूट मिली है जिसके तहत मंत्री चुनाव प्रचार के साथ आधिकारिक यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को ये छूट अक्टूबर 2014 से मिली है और ये एक बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। बाद में सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग ने पीएमओ से किसी तरह का राजनीतिक डेटा नहीं बल्कि जिला स्तर का डेटा शेयर किया है। बात करेंगे कुछ और अहम खबरों की। चक्रवाती तूफान फोनी से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल ओडिशा के दौरे पर है, जो वहां फसलों और आधारभूत संरचनाओं को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करेगा। इस बीच रविवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि तूफान में जिनके भी घर गिर गए हैं उन्हें पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 महीने के भीतर ही पीड़ित लोगों के आंकड़े जुटा लिए जाएंगे। साथ ही 1 जून से पीड़ित लोगों को राहत राशि का बंटवारा शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच ओडिशा सरकार ने फोनी तूफान में 21 और लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। इस तरह इस तूफान में अब मरने वालों की संख्या 43 से बढ़कर 64 हो गई है। Has damaged our state, but not our spirits. Please donate generously to the Chief Minister's Relief Fund to rebuild Odisha. We are making all out efforts to rebuild the damage as soon as possible. अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर के बीच विदेश मंत्री पोम्पियो ने काफी अहम बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे समान विचार वाले देशों को एकजुट कर रहा है ताकि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र के देशों की संप्रभुता सुनिश्चित की जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इन देशों को किसी भी दबाव का सामना नहीं करना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान ऐसे मौके पर आया है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका, फिलीपींस और जापान की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने भी दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया था। चीन कई मौकों पर दक्षिण चीन सागर में अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्र और खुली व्यवस्था के प्रति एक व्यापक प्रतिबद्धता का हिस्सा है
पॉम्पियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां एशिया में अहम हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया है। वहीं चीन का दावा है कि दक्षिण चीन सागर का लगभग पूरा रणनीतिक क्षेत्र उसके पास है, जबकि ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इसमें दावा करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।